and welcome to our weekly talk show, The Interview. The festive season is here. It's time to celebrate and cheer. Also, a good time to look back on our achievements. Therefore, we bring you a special series on our sportspersons and their achievements in the Tokyo Olympics. In this edition, we speak to Bhavina Patel, who did India proud by bagging a silver at the Paralympics in Tokyo. Welcome to the show, Bhavina, and thank you for being with us. इस शो में आपका बहुत स्वागत. Thank you, ma'am. Let me begin by asking you, how did it feel when you got your first medal? जब आपको आपका पहला मेडल मिला तो क्या अनुभव हुआ? जो मेरा पहला मेडल था वो इंटरनेशनल लेवल का ये था कि 2011 में चाइनीज ताइपे के प्लेयर को हरा के मैंने सिल्वर मेडल जीता था. वो सबसे पहला मेरा इंटरनेशनल लेवल का मेडल था. तब से मुझे मतलब वो मेरे लिए एक नई मेरे लिए राह थी कि एक नया मेरे लिए एक ड्रीम लेके वो मेडल आया था कि मुझे फिर लगने लगा था, मुझे अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आने लगा था कि नहीं मतलब मैं सही दिशा में जा रही हूँ. और उसके बाद मेरे गोल बड़े-बड़े बनने लगे. आपका मुकाबला हमेशा चाइना के साथ होता है, टोक्यो में भी हुआ. तो मुझे बताइए कितना मुश्किल है चाइना के साथ खेलना और क्या-क्या चैलेंजेस हैं? टेल मी हाउ डिफिकल्ट इज इट टू फेस चाइना? हम इसीलिए मतलब डिफिकल्ट उसको मानते हैं क्योंकि हम उस लेवल का ट्रेनिंग ही नहीं करते हैं, उस लेवल का हार्ड वर्क ही नहीं होता है हमारा, उस लेवल के टेक्निक ट्रिक्स वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं. तो इसीलिए हमें डिफिकल्ट लगता है. लेकिन जिस तरह से टोक्यो पैरालंपिक्स में मेरा चाइना के साथ मैच रहा, तो उसके लिए मैंने मतलब पहले से प्रिपरेशन की थी. उसके साथ खेलने के लिए मैंने पहले से प्लान बनाए थे. तो उसकी वजह से मेरे गेम में वो इम्प्रूवमेंट दिखा है. तो मेरे हिसाब से चाइना है सामने, ये डर के मानने से बेटर है कि उनको किस तरह से हराया जाए, उसके ऊपर काम करना चाहिए, उस तरह से सोचना चाहिए. चाइना से डर क्यों है और व्हाई दिस फियर फ्रॉम फेसिंग चाइना? व्हाट इज द रीजन? एंड द सेकंड थिंग, आपने कहा कि हमारी ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं है, इसके बारे में भी बताएं. बिल्कुल मैम कि जिस तरह से चाइना और मतलब अदर कंट्रीज में इस तरह से होता है कि उनको जब छोटे होते हैं तब से उनको एकेडमीज में डाल दिया जाता है, उनको छोटे होते हैं तब से ही ट्रेनिंग मिलती है. उन लोगों का जो उस लेवल के कोचेस रहते हैं उनको उतनी फैसिलिटीज दी जाती है, उनके जो ट्रिक्स है टेक्निक है बहुत सारी चीजों का उनको उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है. उनको मतलब टोटली फोकस्ड अपनी गेम पर ही करना रहता है, उनको जॉब वगैरह करना नहीं होता है. मतलब सारा ही सपोर्ट उनको उनकी गेम से मिल जाता है, चाहे घर चलाना हो या सारी चीज़ें हो. और उनके अगेंस्ट में हम हमारी बात बोले तो हमारे यहाँ पर अभी इतनी फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें इतना नहीं हो रहा है. पहले से बेटर हो रहा है लेकिन इतना भी नहीं हो रहा है कि मतलब उन लोगों को हम अ, कम्पीट कर सके. जब आपने चाइना को फेस किया एंड व्हेन यू वर फेसिंग योर चाइनीज कंपेटिटर, वर यू स्कैर्ड? आपको डर लगा कि ये चाइना है और काश चाइना ना होता और कोई होता? नहीं, बिल्कुल नहीं मैम क्योंकि मैं लास्ट 15 ईयर्स से इसी के लिए ही प्रिपरेशन कर रही थी कि मुझे पैरालम्पियन बनना था. तो उसकी ही मैं प्रिपरेशन कर रही थी. तो फिर अभी मेरा जो ड्रीम है कि मुझे पैरालम्पियन बनना है, तो उसमें तो चाइना भी ऑलरेडी और हमारी कैटेगरी में तो 3 लोग चाइना ही वाले हैं. तो अगर ऐसे मैं डर के मान लूँ कि सामने चाइना आएगा तो मैं नहीं खेल पाऊँगी, ऐसे पहले से मैं डर जाऊँ तो मतलब उसका मतलब नहीं रहेगा ना. तो फिर मुझे इतना बड़ा ड्रीम जो है उसको अपने दिमाग में लाना ही नहीं चाहिए. हमारे एथलीट्स में, ओलंपियन एथलीट्स में क्या खामियां हैं और गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है आप लोगों को वर्ल्ड क्लास लेवल पे लाने के लिए?
उसके लिए तो मेरे हिसाब से तो एक ही चीज़ है कि मतलब जो बेसिक लेवल से जो ट्रेनिंग करते हैं जो एथलीट उन लोगों के लिए अ, अच्छी सुविधाएँ शुरू करनी चाहिए, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट देना चाहिए। जो नेशनल प्लेयर्स रहते हैं, तभी से उन लोगों को इंटरनेशनल खेलने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए। वो सारी ही चीज़ें देनी चाहिए जो आउट ऑफ कंट्री में जो इंटरनेशनल प्लेयर्स को मिलती है, वो सारी चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। विल यू गिव मी सम एग्जांपल्स या कुछ उदाहरण दें जब आप कह रहे हैं कि उस लेवल तक आना है और कुछ वैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए? व्हाट आर द फैसिलिटीज? विल यू स्पेल देम आउट? जैसे मैं अपनी टेबल टेनिस की ही बात कर लूँ, तो जैसे उन लोगों के पास जैसे व्हीलचेयर्स रहते हैं, जो इतना फ़ास्ट मूवमेंट होता है, इतने एक्सेसिबल रहते हैं, उनके जो टेबल्स वगैरह होते हैं ट्रेनिंग का, तो वो इतने फ़ास्ट और एडवांस होते हैं। उन लोगों को जो कोचिंग दिया जाता है, जो कोच दिए जाते हैं, उन लोगों के पास जो टेक्निक्स वगैरह रहती है। आपने व्हीलचेयर की बात की और कहा दैट दे हैव बेटर व्हीलचेयर्स। हमारे एथलीट्स के पास क्या है या क्या नहीं है? अभी तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट भी इतना सपोर्ट कर रहा है। अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में टॉप की स्कीम में भी हम लोगों को व्हीलचेयर मिला हुआ है। तो अभी जस्ट शुरुआत हुई है, तो अभी और अच्छा हो सकता है। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो जब मैंने शुरुआत की थी लास्ट 15 इयर्स की मैं बात करूँ, तो तब मैं एक आयरन का एकदम हाँ, एकदम वेट वाला व्हीलचेयर जो हमारे ट्यूट के एक वर्कशॉप में बनाया गया था और उसके ऊपर मैं खेलती थी और मतलब धीरे-धीरे करके मतलब वो मतलब प्रॉब्लम ये कर रहा था कि गेम खेलना चाहते थे, हम मूवमेंट करना चाहते थे, लेकिन वो इतना हेवी रहता था कि उससे इतना मूवमेंट नहीं होता था। फास्ट मतलब उसका फास्ट कोऑर्डिनेशन नहीं रहता था, तो उसकी वजह से हम कुछ बॉल को रीच नहीं कर पाते थे, जैसे नेट साइड के बॉल्स है, वो सब रीच नहीं कर पाते थे। तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, गेम पे इफ़ेक्ट रहता था कि मतलब थोड़े ही पॉइंट्स के लिए हम गेम को जीत नहीं पाते थे। तो ये सारी दिक्कतें उस टाइम होती थी। लेकिन अभी वो व्हीलचेयर्स वगैरह गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है जिसकी वजह से गेम में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। जो दिक्कतें पहले होती थी, वो अभी आसान हो रही और इन दिस कंपटीशन डिड यू हैव अ एडिक्वेट एंड ऑप्टिमम व्हीलचेयर? आपने व्हीलचेयर की बात की। टोक्यो के कंपटीशन में आपकी जो व्हीलचेयर थी, क्या वो अप टू द मार्क थी या सिर्फ एक इम्प्रूव्ड वर्जन था? नहीं मैं ऐसा भी मतलब नहीं बोल सकती लेकिन पहले से बहुत बेटर है। अच्छा है ये व्हीलचेयर मूवमेंट भी है, ऑटोबॉक का है, गवर्नमेंट ने मुझे दिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है। पहले से मतलब बहुत बेटर कर रही हूँ मैं, लेकिन अभी और बेटर करना भी चाह रही हूँ क्योंकि जो चाइना वालों और उन लोगों के पास है उस तरह का भी अभी मैं एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ कि उस तरह का अभी भी मेरे पास व्हीलचेयर हो तो मैं और ज़्यादा बेटर कर सकती हूँ। अगर हम इसको ठीक से समझ पाए हैं तो आप ये कह रही हैं कि ऑफ कोर्स आप बेटर अपने मेहनत से कर सकती हैं, पर अगर एक बेटर व्हीलचेयर हो तो उससे बहुत सुविधा और सहयोग मिलेगा। इज दैट राइट? वुड अ व्हीलचेयर बी अ contributory factor, or would a better wheelchair be a contributory factor to your doing, excelling and doing much better? ये बेटर तो है लेकिन मुझे बेटर देन बेटर चाहिए। चलिए आपके सिल्वर मेडल पे आते हैं और टोक्यो पे आते हैं। हाउ डिड इट फील व्हेन यू वेंट अप टू द पोडियम विथ द नेशनल फ्लैग? कैसा लगा था राष्ट्रीय ध्वज पकड़कर उस पोडियम में जाना अपना सिल्वर मेडल लेने के लिए? इट्स अमेजिंग क्योंकि मतलब ये फीलिंग्स तो ऐसी फीलिंग्स है जो मतलब जो फील करता है ना वो वहाँ पर जो होगा वही वो फीलिंग्स को समझ सकता है, फील कर सकता है क्योंकि जब सारे ही चाइना वाले थे और मैं एक इंडिया की थी, सिल्वर मेडल जीत रही थी।
और अपना फ्लैग जब ऊपर जा रहा था तो अभी भी मुझे उत्पम होने लगे हैं। तो मतलब वो फीलिंग्स अमेजिंग रहती है, मतलब वो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। आपने कहा अपने बारे में दैट टू विन अ सिल्वर मेडल वाज अ जुनून, और आपने एक जुनून पूरा किया है। जिंदगी में पहले कितने जुनून आपके पूरे हुए हैं और कितने बाकी हैं? यस, ऑफ कोर्स अभी बाकी तो है ही, क्योंकि मुझे अभी पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना है, वो मेरा ड्रीम है। तो डेफिनेटली वो मैं जब तक पूरा नहीं करूंगी तब तक मैं गेम नहीं छोड़ूंगी। तो आपके सारे जुनून मेडल्स हैं। यस, ऑफ कोर्स वही मेरी जिंदगी है अभी तो। आपने बहुत रिगरस ट्रेनिंग की। यू ट्रेन्ड 13 आवर्स अ डे। हाउ डिफिकल्ट वाज इट? कितना मुश्किल था? एग्जैक्टली मैं बताऊँ तो ट्रेनिंग तो बहुत हार्ड रहता था, क्योंकि मॉर्निंग 3 बजे से उठना और पूरा टाइम अपने गेम को देना। सुबह से मैं योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज से दिन की शुरुआत करनी करती थी। बिटवीन मुझे हार्डली 2 या 3 घंटे का ही मैक्सिमम टाइम मिलता था रेस्ट करने के लिए। बाकी का टाइम में मुझे मतलब ट्रेनिंग ही करनी होती थी। तो मतलब बहुत मुश्किल होता था। कई बार ऐसा होता था, मन नहीं होता था, बॉडी पेन करता था। आपने ये भी कहा कि बॉडी पेन होती थी पर हाथों में छाले पड़ जाते थे। अपार्ट फ्रॉम बॉडी पेन देयर यूज्ड टू बी ब्लिस्टर्स ऑन योर पाम्स। टेल मी अबाउट दैट। यस, रनिंग मतलब इतने घंटे हाथ में रैकेट रखना, छाले पड़ जाते थे, उस पे पट्टियाँ लगा-लगा के मैं खेलती रहती थी। तो वहाँ पे अभी भी दाग भी हो गए हैं, तो ब्लैक जैसे। तो मतलब बहुत मुश्किल होता था। कई बार वो इतना पेन करता था कि रोना भी आता था खेलते-खेलते। I'm sorry to ask this question, but I think it is relevant in the context. Uh, how difficult and challenging is it to play on a wheelchair? और disability होना कितना गेम को रोकता है, कितना रोड ब्लॉक है डिसेबिलिटी? मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर मैं डिसेबल नहीं होती, मैं मतलब दिव्यांग नहीं होती, तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती थी। तो मेरे लिए तो ये मेरे आशीर्वाद के रूप में है। मैं इतनी कंट्रीज़ नहीं घूमती, मेरे देश का नाम नहीं रोशन कर सकती, तो मेरे हिसाब से मेरी डिसेबिलिटी ही मेरी स्ट्रेंथ है। भवीना, आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू कि आपने इतने नेगेटिव क्वेश्चन का इतना पॉजिटिव रिप्लाई दिया है। मुझे आपको आप बधाई की पात्र है कि मेरा क्वेश्चन इतना नेगेटिव था, डिसेबिलिटी पे था, मुझे बुरा लग रहा था पूछना, पर आपने उसका इतना पॉजिटिव रिप्लाई दिया है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इनिशियली आपकी ट्रेनिंग और ये जब आपने टेबल टेनिस शुरू किया उससे पहले आप मोटिवेटेड नहीं थी और हार्ड वर्क आपका एक एजेंडा कभी भी नहीं था? हार्ड वर्क हमेशा मेरा एजेंडा था, लेकिन क्या था कि कुछ संजोग ऐसे बन गए लाइफ में कि जिसकी वजह से मैं करना बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाती थी। फैसिलिटीज़ इतनी नहीं मिलती थी, फाइनेंशियली इतने प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से मुझे करना बहुत कुछ था। शायद ये मतलब पैरालम्पियन मैं बहुत पहले ही बन चुकी होती, लेकिन इतना टाइम लग गया, वो भी ये मतलब टाइम के हिसाब से जो संजोग बने, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिला गेम में, उसकी वजह से मतलब मैं आगे नहीं बढ़ पाई। तो ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से ही ये सारी चीज़ें खड़ी हुई। आपका लाइफ एक लाइफ ऑफ स्ट्रगल रहा है एंड नथिंग हैज कम इजी। टेक मी थ्रू दोज डेज ऑफ ग्रोइंग अप, स्कूल, कॉलेज। क्या इमोशनल ट्रॉमा रहा? क्या बिटर और अच्छे दोनों एक्सपीरियंसेस रहे? और क्या वो यादें हैं जो आप पर एक छाप छोड़ के गई हैं? विच आर दोज मेमोरीज विच हैव इम्पैक्टेड यू all through your formative years? जब स्कूल टाइम में मतलब मेरे बाकी सब फ्रेंड्स जो पीटी के पीरियड्स में जाते थे, तो मुझे भी यही फील होता था कि शायद मतलब मेरे पास पैर होते तो शायद मैं भी मतलब उन लोगों के साथ खेलने के लिए जा सकती थी, क्योंकि उस टाइम में क्लास में अकेली ही बैठती थी।
तो उस टाइम मुझे थोड़ा फ़ील होता था, लेकिन आज वो चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि वो लोग तो वहाँ ग्राउंड में ही खेल पा रहे थे, लेकिन आज ऐसा है कि मैं पूरे देश का नाम रोशन करने के लिए मतलब दूसरी कंट्रियों में जाके खेल पा रही हूँ। तो उस टाइम मुझे थोड़ा ऐसे फ़ील होता था कि यस मतलब मुझे अगर मतलब मैं दिव्यांग ना होती, तो शायद मैं एन्जॉय कर सकती थी उस टाइम। स्कूल का नहीं है लेकिन एक मेरा पर्सनल इंसिडेंट है वो मैं बताना चाहूँगी कि मेरे कज़िन ब्रदर के मैरिज थे और मतलब यहाँ पे हमारे वो ट्रेंड है कि मतलब रात को रास गरबा रखते हैं। तो अ, डांडिया पार्टी में मतलब हर कोई डांडिया खेलता है और मुझे हमेशा से गरबा का शौक रहा है। तो उस टाइम ये हो गया कि हर कोई एन्जॉय कर रहा था रात को मतलब रात के लिए हर कोई प्रिपरेशन कर रहे थे। लेकिन उस दिन पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि मैं पूरा मायूस होके बैठी हुई थी। बहुत दुखी थी। उस दिन मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि शायद मतलब मेरे पास अगर पैर होते तो ये रात की डांडिया पार्टी में मैं भी मतलब डांडिया खेलती, मैं भी एन्जॉय करती। पूरे दिन का एक अंदर से वो भरा हुआ था, वो उस टाइम मम्मी के सामने निकल गया। मम्मी ने बहुत प्यार से पूछा तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उनको बोल दिया। उन्होंने बोला कि आपको कुछ चाहिए? तो मैंने उनसे माँगा भी तो ये माँगा कि मुझे थोड़ी देर के लिए मुझे पैर दे। तो ये सुनते ही मम्मी इतना रोने लगी कि वो मेरी लाइफ का लास्ट ये मोमेंट था कि मैंने अपनी डिसेबिलिटी के लिए मैं रोई। अगर कोई मतलब इवन दो मतलब ऐसा भी इंसिडेंट हो गए हैं कि मतलब मैं एक मिडल क्लास फैमिली से हूँ, मैं बसेस से ट्रैवलिंग करती हूँ, तो कई बार मुझे जगह भी नहीं मिलती है। तो मैं झगड़ा करके वो जगह माँगती हूँ कि ये डिज़र्व है, आपको देना पड़ेगा। उसके बाद मैंने अपने आप को अपने आप को बूस्ट करना शुरू किया कि येस, अभी जो है वो है, लेकिन इससे क्या कैसे लड़ना है, इसको ओवरकम कैसे करना है। तो वो चीज़ मैंने उसके बाद आपने झगड़े की बात की. Let me take you back to the time when you applied for a job under the women's quota. But when you reached the spot, they said there is no women's quota. You fought with them. आप उनसे झगड़ी और आपने कहा कि मैं लड़कों के साथ खेलूंगी. I will play with the boys. यस उस टाइम तो ये सिचुएशन था कि एग्ज़ैक्टली मतलब 2016 में रियो पैरालंपिक्स जो होने वाले थे, उसके लिए मैंने ऑलरेडी क्वालीफाई कर दिया था लेकिन सम टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। तो अभी मेरे लिए क्वेश्चन मार्क ये था कि मुझे अपने ड्रीम तक पहुँचना है लेकिन कैसे पहुँचूँ? और 2020 टोक्यो आने वाला था। तो 2020 टोक्यो में फिर से क्वालीफाई करने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं फिर से क्वालीफाई करूँ और अपने ड्रीम तक पहुँचूँ। तो वो जब संजोग मेरे साथ बने, उसके बाद थोड़े ही टाइम के बाद ये हो गया कि एक रिक्रूटमेंट निकला था ईएसआईसी से कर्मचारी राज्य सेवा निगम में। वो पहली बार स्पोर्ट्स कोटा में दिव्यांगों के लिए ये निकला था। तो मैंने भी अप्लाई किया था। तो जब अप्लाई किया था तो उसमें ऑप्शन था वुमेन का। तो वो हमने फिल अप किया था, वहाँ से उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया और फिर जब हम वहाँ पर इंटरव्यू के लिए गए, तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब वुमेन्स का कोई कोटा ही नहीं है। जो ऑफिसर्स थे मैंने उनको जाके बोला कि ऐसे कैसे आप बता सकते हो कि कोटा नहीं था? अगर कोटा नहीं था, तो आपको उसमें ऑप्शन ही नहीं रखना चाहिए था। अभी आपने ऑप्शन रखा है, तो आपको मुझे खिलाना पड़ेगा, आपको मेरा इंटरव्यू करना पड़ेगा और उसमें मैं अगर नहीं अच्छे से कर पाई, तो आप मुझे रिजेक्ट कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि अभी कोटा ही नहीं है, तो कैसे हो सकता है? उन्होंने बोला कि कोटा तो बस लड़कों का ही है वुमेन्स का है ही नहीं। मैंने बोला कि ठीक है अगर लड़कों का है तो आप लड़कों से मुझे भिड़वा दीजिए, मैं लड़कों के साथ खेलने के लिए रेडी हूँ। फिर उन्होंने मतलब आगे बहुत पूछताछ की, हम उस टाइम तो मतलब कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई बिना ही हम वापस आ गए थे, लेकिन जब मेरिट लिस्ट आया तो उसमें मेरा नाम था। आपके फादर जब आप स्कूल जाती थी, आपको कंधे पे उठा के ले जाते थे. उस समय की कुछ मेमोरीज, कुछ स्मृतियां, कुछ बातें बताएं. टेक मी थ्रू दोज
memories through those trying times? मैं स्कूल की बात करूँ तो तब मैं जैसे-जैसे बड़ी होती गई और मैं मुझे केजी सीनियर केजी में सॉरी जूनियर केजी में डाला गया और हमारे उस टाइम तो मतलब सीनियर केजी वो नहीं था मतलब जूनियर सीनियर नहीं था, बाल मंदिर था तो हम बाल मंदिर में जाना शुरू किया था। तो उस टाइम से लेके मुझे याद है 7वीं कक्षा तक मेरे मम्मी-पापा मुझे अ, उठा के स्कूल में छोड़ने के लिए आते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब मुझे लगती थी कि जब बारिश का मौसम रहता था, क्योंकि गाँव था, रोड नहीं थे, तो गाँव में इतना कीचड़ हो जाता था वो मिट्टी की वजह से। तो उस जगह पे चल के मुझे उठा के लेके जाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती थी मम्मी-पापा को क्योंकि उनका गिरने का भी पॉसिबिलिटी हो जाता था और उनको यही टेंशन हो जाता था कि मेरी बच्ची गिर गई तो मेरी बच्ची ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है, उसको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उसी डर से वो कई बार ऐसा था कि स्कूल छोड़ने के लिए भी मना करते थे कि नहीं अभी बारिश है तो आप रुक जाओ, आप घर पे पढ़ाई कर लो। तो उनके लिए मतलब उस टाइम मुझे सँभालना बहुत मुश्किल होता था। कई बार मतलब बाहर घूमने के लिए जाना होता था, तब मम्मी-पापा के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये हो जाती थी कि क्योंकि मैं दिन पर दिन बड़ी होती जाती थी, तो मेरा वेट भी बढ़ रहा था, तो उन लोगों को उठा के लेके जाने में बहुत दिक्कतें होने लगती थी। तो मुझे खुद को ऐसा लगता था कि मतलब अंदर से ऐसा होता था कि मैं जाना चाहती थी, लेकिन मैं उनको मना कर देती थी कि नहीं, आप चले जाओ, मुझे वहाँ फंक्शंस में आना अच्छा नहीं लगता। ऐसे बातें बना देती थी मैं उनसे। और तब व्हीलचेयर नहीं थी, व्हीलचेयर किस उम्र पे आई, क्योंकि तब पैसा नहीं था व्हीलचेयर के लिए, इज दैट राइट? अ, व्हीलचेयर तो मैं जब ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन अहमदाबाद में आईटीआई का कोर्स करने के लिए आई, वहाँ पे कंप्यूटर सीखने के लिए आई, तब मैंने पहली बार व्हीलचेयर ही देखा। और वो तो कब था? ये 2004-5 की बात। तो अगर पैसा होता और पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते तो व्हीलचेयर बहुत पहले आ गई होती। शायद बबीना, ये बताइए कि फाइनेंशियल इश्यूज थे, बहुत स्ट्रगल हुआ, पेरेंट्स ने, फादर ने लोन लिया आपको पढ़ाने के लिए, आपकी सर्जरीज के लिए, वो एक दौर था। और आज ये दौर है कि पैसा आई जा रहा है, डोनेशंस आ रही हैं, शायद करोड़ों में आ रहा है या लाखों में आ रहा है, तो कैसा लगता है? यस ऑफ कोर्स लाइक अ मिरेकल। ऑफ कोर्स पैसे आते तो हर किसी को अच्छा लगता है। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे दिन आना शुरू हो गए और जब लाखों में पैसे आना शुरू हुआ तो वो अमाउंट ही इतनी बड़ी मतलब पहली बार देखी कि मतलब इतना पैसा और अकाउंट में मतलब अभी भी मतलब वो कल्पना जैसा लगता है कि यस मतलब कैसे हो सकता है मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की और मतलब यहाँ तक आना और मतलब कोई भाविना पटेल को पहले कोई जानता भी नहीं था। आज इतने लोग जानते हैं, छोटे-छोटे बच्चे आज के दिन भी मतलब घर पे आते हैं। वो बातें करना चाहते हैं, वो मिलना चाहते हैं, वो ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, पिक्चर्स खिंचवाना चाहते हैं, मतलब बहुत सारा चेंजेस आ गया है। आपने ये भी कहा कि इस मेडल के बाद मैं ओवरनाइट सेलिब्रिटी हो गई, आई बिकेम अ सेलिब्रिटी ओवरनाइट एंड रिलेशनशिप्स वर फॉर्म्ड। और आपने, अब आपके शब्दों को कहा जाए तो आपने कहा सडनली मैं किसी की बहन बन गई, मैं किसी की बेटी बन गई। हाँ, मतलब अभी आज के दिन तो ऐसा ही हो जाता है कि मतलब पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं। जब भी मतलब कुछ लोग तो आते हैं तो ऐसे रिएक्ट करते हैं कि यस यस वो मेरे मामा के फूफा की चचेरी बहन की वो मतलब कुछ भी रिलेशन बना के वो लोग आ जाते हैं और बताते हैं कि ये तू मेरी ये होती है, तू मेरी ये लगती है। तो ऑटोमेटिकली वो रिलेशन वो निकाल के मुझे बताते हैं। लेकिन मेरे लिए मतलब मुझे इस टाइम हँसी आती है कि यस मतलब इतने सालों तक ये सारे रिलेशन कहाँ गए थे? पैसों पर आए तो आर यू एबल टू कीप योर अकाउंट्स? गिनती आती है, डेबिट क्रेडिट, वो सब सब सीखा है? कैसे रखती हो इतने सारे पैसे और इतने सारे चेक्स का हिसाब, और कैसे खर्च करती हो? एग्ज़ैक्टली वो सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड ही देखते हैं क्योंकि अगर मैं वो सब चीज़ें फ़ोकस करना शुरू कर दूँगी कि तो मैं अपने गेम पर फ़ोकस नहीं कर पाऊँगी। जब पैसे की कमी होती है, व्हेन मनी इज इन शॉर्ट सप्लाई
एंड व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, और जब कोई बड़ा हो रहा होता है तो बहुत सारी इच्छाएं होती है कि मैं ये ले लूं, मैं ये खरीद लूं, काश हम इसको ले सकते। जब पैसा आया तो पहला कौन सी वो विश या डिजायर थी जो आपने पूरी की? व्हेन मनी केम इन, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू स्पेंट इट ऑन? अभी पूरी नहीं की है, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम में मैं वो पूरी करने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को और मेरी जो सासू माँ है उनको अब्रॉड घूमने के लिए लेके जाऊँ, वो मेरा एक रहा है। और जो मेरे ग्रैंड मदर फादर और सब जो है, मेरी बड़ी मम्मी बड़े पापा, उन सबको एक बार वो मेरी एक हमेशा से इच्छा रही है कि उनको एक बार फ्लाइट में बैठाऊँ। तो ये मेरा एक ड्रीम रहा है ये भी कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, तो वो भी बाकी है। आप तो बहुत निडर हैं, चाइना से डर नहीं लगा, खेलने के वक्त डर नहीं लगा। पर ये बताओ, जब पहली बार फ्लाइट पे चढ़ी तो कितना डर लगा था या नहीं लगा था? थोड़ा-सा लगा था। मैं और मेरी फ्रेंड मतलब सिविल हॉस्पिटल में जॉब करते थे अहमदाबाद में, तो जब भी प्लेन उड़ के जाता था, तो हम दोनों एक ही बात बोलते थे कि ये एक दिन हमें इसमें बैठना है। तो जब हम पहली बार फ्लाइट में बैठे थे, तो हम दोनों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़ के रह बैठे थे और हमने यही बोला था कि यस, हम बैठ गए। In 2016 you battled a depression, is that right? यस, थोड़ा मतलब शुरुआत होने लगा ही था। अगर ज़्यादा वो उस टाइम में मैं रहती तो शायद उसका शिकार ज़रूर बनती। लेकिन थैंक गॉड कि ये वो चीज़ ज़्यादा नहीं हुई मेरे साथ। तो या उससे भी मैं मतलब पार आई। थैंक गॉड, ठीक कहा आपने, थैंक गॉड। जब ये टूर्नामेंट हो रहा था चाइना के साथ, आप मैच खेल रही थी, तो आपकी कंपेटिटर अपने कोच से टिप्स ले रही थी, बट यू वुड सिप वाटर एंड मेडिटेट इन बिटवीन, व्हेन देयर वाज अ ब्रेक एंड बिफोर द मैच। उस टाइम मैं इसीलिए मेडिटेशन करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी गेम पे फ़ोकस रहूँ, नेगेटिव कोई थॉट्स ना आए, जो मुझे प्रोसेस गेम पे करनी है, उस पे मेरा ध्यान रहे, उसी से ही मेरा फ़ोकस और बढ़ा है और मेरा मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ा है। इज इट ट्रू, क्या ये बात ठीक है कि आपकी पोलियो सर्जरी के बाद आप अपने डाइट और फिटनेस रेजिमेंट के बारे में बहुत केयरलेस हो गई थी? पोलियो सर्जरी के बाद तो मतलब ऐसा कुछ गोल नहीं था, उस टाइम तो टेबल टेनिस भी मेरे साथ नहीं था, तो आई थिंक उस टाइम तो डाइट का कोई ऑप्शन ही नहीं था। जो बनता था घर पे खा लेते थे, ऐसा कुछ वो पर्टिकुलर कुछ भी नहीं था। आपने एक बार कहा, मैं जितना खाने से प्यार करती हूँ उतना ही अपनी गेम से भी करती हूँ। तो ये बैलेंस, खाने से प्यार और गेम से प्यार, आप कैसे मैनेज करती हैं? यस, मैं ये बोलूँ कि मैं मतलब अगर गेम के लिए मुझे अगर 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए भी आप खाने के लिए मना कर दो तो मैं कर सकती हूँ। मैं गेम को बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे बोलो कि बिना गेम के मैं जी ही नहीं सकती। तो गेम मेरे लिए सबसे ऊपर। और टोक्यो में आपने कहा कि इंडिया जाने के बाद पूरा हफ्ता खाना खाऊंगी। डिड यू ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट जब आप वापस आई? खास करके मैंने गोलगप्पे खाए क्योंकि गोलगप्पे मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं और 1.5 साल से मैंने उसको छुआ भी नहीं। तो यस, जब मैं दिल्ली आई, तो दिल्ली में हमें 10 दिन रहना था। तो अ, पहले दिन तो हम नहीं कुछ भी खा पाए, लेकिन दूसरे दिन ही मेरे हस्बैंड मेरे लिए गोलगप्पे लेके आए थे और मतलब हम लोगों ने बहुत एन्जॉय किया। Bhavina Patel, thank you for being with us. Thank you for your time. And thank you for giving such positive replies to some of my negative questions, for which I must congratulate you. थैंक